और रशियन स्पेशल फोर्स स्पेटनाज का ब्रिगेड कमांडर रह चुका है। पुतिन के लिए वो सभी काम करता था जो रशियन सरकार कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनके ऑपरेशंस रशिया, यूक्रेन से लेकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में होने लगे। भागे हुए सीरियन फौजियों के सर काटने जैसे भयंकर अपराध। 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी स्टोरी बदल दी। देखिए, एक्सट्रैक्शन, दी फ्रीलांसर, द एक्सपेंडेबल्स जैसी मूवीज तो हम सबने देखी है, जिनमें एक मर्सनरी ग्रुप होता है जो फॉरेन कंट्रीज में जाके कोई सीक्रेट मिशन करता है। आज की ये वीडियो रशिया के रियल मर्सनरी ग्रुप पर बेस्ड है। इस मर्सनरी ग्रुप का नाम है वैगनर ग्रुप। इन मर्सनरी ग्रुप्स को प्राइवेट मिलिट्री कंपनी या प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं। तो बात है 2014 की, जब रशिया ने यूक्रेन के क्राइमिया शहर पर हमला कर दिया था और ईस्टर्न यूक्रेन में कुछ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे जिनको रशिया ऑफिशियली सपोर्ट करने से बच रहा था। इसी समय दमित्री उत्किन और येवजेनी प्रिगोजिन मिलकर वैगनर ग्रुप बनाते हैं। दमित्री उत्किन हिटलर से इंस्पायर्ड था और रशियन स्पेशल फोर्स स्पेटनाज का ब्रिगेड कमांडर रह चुका है। इसका कॉल साइन था वैगनर, जो हिटलर के फेवरेट कंपोजर रिचर्ड वैगनर के नाम पे था। इसलिए इस ग्रुप का नाम भी वैगनर पड़ा। इस फोटो में जो आदमी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फूड सर्व कर रहा है, या इस फोटो में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इसमें बाकी डिग्निटरीज के पीछे खड़ा है, ये है येवजेनी प्रिगोजिन। प्रिगोजिन एक बिलियनियर था जिसका सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्टोरेंट और केटरिंग बिजनेस था। ये पुतिन के बहुत क्लोज माना जाता था। कई गवर्नमेंट इवेंट्स में केटरिंग ऑर्गेनाइज करता था, इसलिए पुतिन शेफ के नाम से भी फेमस था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप का ओनर था और फाइनेंस हैंडल करता था और उत्किन मिलिट्री कमांड करता था। वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए वो सभी काम करता था जो रशियन सरकार कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये डायलॉग तो सुना होगा, सर, नेपाल की तरह ये भी एक कोवर्ट ऑपरेशन होगा। नथिंग, आई रिपीट, नथिंग विल बी ऑफिशियल इवन इंटरनली। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अजय को कुछ हो जाता है, वी डू नॉट नो हिम। बिल्कुल ऐसे ही इस ग्रुप में वो लोग थे जिनकी ट्रेनिंग रशियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद करती थी। वेपन ट्रेनिंग, अर्बन या जंगल वॉरफेयर, एयरबोर्न ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस, सब में माहिर। इस ग्रुप में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स एक्स स्पेटनाज ऑफिसर्स थे, कुछ रशियन इंटेलिजेंस से आए थे, इवन कुछ नेपाली गोरखा ने भी इनको ज्वाइन किया था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग 2022 से प्रिजनर्स को भी हायर किया गया जिनको गंभीर अपराधों में 25-30 सालों की लंबी सजा मिली थी। इन प्रिजनर्स को यह बोला जाता था अगर वो लड़ते हुए 6 महीने जिंदा रहे तो उनकी पूरी सजा माफ कर दी जाएगी। अब भला कौन सा कैदी ऐसा होगा जो इस ऑफर के लिए मना करेगा? पर क्या प्रिजनर्स के रिक्रूटमेंट बिना रशियन गवर्नमेंट सपोर्ट के पॉसिबल हो सकती है? 2014 में इन्होंने एक तरफ यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर रशियन आर्मी का साथ दिया तो दूसरी तरफ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को शैडो सपोर्ट देने का काम किया। उस समय इस ग्रुप में लगभग 1000 लोग थे और व्हाइट हाउस के अकॉर्डिंग 2022 के एंड तक ये काउंट 50,000 तक पहुंच गया, जो कई देशों की स्टैंडिंग आर्मी से भी कई गुना ज्यादा है। इनके ऑपरेशंस रशिया, यूक्रेन से लेकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में होने लगे। इस ग्रोथ का रीजन था पुतिन की अनऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी, जिसका मकसद था डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के बिना रशिया की पावर बढ़ाना। इस मैप को देखिए, ये वो लोकेशंस है जहां पर वैगनर ग्रुप की प्रेजेंस कंफर्म्ड है। इनमें ज्यादातर वो कंट्रीज है जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है या नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। 2015 में सीरियन सिविल वॉर के दौरान वैगनर ग्रुप ने प्रेसिडेंट बशर अल अस्साद की सरकार के सपोर्ट में यूएस के समर्थन वाली कुर्दिश फोर्सेस से लड़ाई लड़ी, प्रो अस्साद मिलिशियाज को ट्रेन किया और ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करने में मदद की। उन्होंने अस्साद सरकार का भरोसा जीता और इसके रिटर्न में प्रिगोजिन की कंपनीज को सीरिया के एनर्जी सेक्टर में शानदार डील्स मिली। इनमें कुछ ऑयल एंड गैस फील्ड्स के प्रोडक्शन प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था। यहीं से उन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश किया, मिलिट्री मदद के बदले नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल, लेकिन साथ ही भागे हुए सीरियन फौजियों के सर काटने जैसे भयंकर अपराध किए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
सीरिया में इनके ऑपरेशंस ने ग्लोबल फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश किए। साल 2015 लीबिया में जनरल खलीफा हफ्तार और उनकी नेशनल लीबियान आर्मी एलएनए की मदद की, जो कि यूनाइटेड नेशन समर्थित गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जीएनए के खिलाफ लड़ रहे थे। वैगनर ग्रुप ने एलएनए फोर्सेस को ट्रेन किया और मेडिटेरेनियन सी के कुछ स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स और ऑयल रिफाइनरीज पर कब्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मॉडर्न वेपन्स और एयर सपोर्ट भी दिया। रिटर्न में जुफ्रा एयरबेस और कोस्टल पोर्ट्स में स्ट्रैटेजिक एक्सेस मिला, जिससे रशिया की मेडिटेरेनियन में पहुंच मजबूत हुई। लेकिन साथ ही सिविलियन एरियाज में लैंडमाइंस बिछाने और घर के अंदर आईडी लगाने जैसे वॉर क्राइम्स के सबूत मिले। साल 2018 सूडान की मिलिट्री रेजीम को आर्म्स और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया। प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर की सरकार गिरने के बाद उनकी मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ मिलकर इलीगल गोल्ड माइनिंग और स्मगलिंग ऑपरेशन चलाया। मिलिट्री रूल के समर्थन में डिजिटल कैंपेन्स चलाए और रिटर्न में सूडान के गोल्ड को रशिया भेजा गया ताकि यूक्रेन वॉर के सैंक्शंस को बाईपास किया जा सके। Well, the Wagner Group owns and runs the gold refinery in Sudan. Now, this was highlighted by CNN last year when a plane load of gold, a ton of it, was shipped out of Khartoum, neatly packaged up on the freight manifest as cookies. रेड सी के पोर्ट सूडान पर रशिया को नेवल बेस बनाने की परमिशन मिली, जिससे ट्रेड राउट्स पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हासिल हुआ। कुछ गोल्ड रिजर्व्स पर भी कंट्रोल मिला, लेकिन साथ ही पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स के अगेंस्ट सिविलियन क्रैकडाउन किया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में प्रेसिडेंट की स्पेशल सिक्योरिटी के बदले गोल्ड और डायमंड माइनिंग इंडस्ट्रीज, टिम्बर इंडस्ट्रीज में ऑपरेशंस करने की परमिशन मिली। मदागास्कर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सपोर्ट किया। रिटर्न में क्रोमाइट माइंस में ऑपरेशंस करने की परमिशन मिली। वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई और बदले में वेनेजुएला की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी में हिस्सा मिला। नाइजीरिया, माली और मोजाम्बिक जैसे देशों में वैगनर ग्रुप ने आईएसआईएस और अल कायदा जैसे जिहादिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस किए, खासकर लोकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसी दौरान सिविलियंस को टॉर्चर करने, माली में 300 लोगों का कत्ल, महिलाओं के साथ बलात्कार, पत्रकारों की हत्या जैसे भयानक और गंभीर अपराधों को भी अंजाम दिया। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रिगोजिन पर इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ईरा को फंड करने का आरोप भी लगाया, जिसे वो रशियन ट्रोल फार्म भी कहते हैं, जो डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू यूएस में पॉलिटिकल और सोशल टेंशन को बढ़ावा देते हैं। वैगनर ग्रुप सिर्फ एक ट्रेडिशनल प्राइवेट मिलिट्री कंपनी नहीं है, ये अपने आप में पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें काफी सारी शेल कंपनीज और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्हें माइनिंग, टिम्बर, ऑयल रिफाइनरीज जैसे सेक्टर्स में ऑपरेशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, खासतौर पर अफ्रीकी देशों में। इस नेटवर्क में कई सबमर्सनरी ग्रुप्स अभी शामिल हैं, जो छोटे लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से वैगनर की असली इन्वॉल्वमेंट, जियोग्राफिकल रीच और रेवेन्यू का पूरा एस्टिमेट लगाना बेहद मुश्किल है। इतनी पावर, पैसा, रिसोर्सेज और कंट्रोल होने के बाद भी 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी स्टोरी बदल दी। एक साल पीछे चलते हैं। 2022 में रशिया ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला बोला और इस युद्ध में वैगनर ग्रुप ने फ्रंटलाइन कॉम्बैट में मेन रोल प्ले किया। उन्होंने कई मेजर विक्ट्रीज हासिल की, लेकिन भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि कुछ ही समय बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर सेर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलेई जेरासिमोव को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैगनर को हथियार और सप्लाई देना रोका गया। उनकी कामयाबी का क्रेडिट मिनिस्ट्री खुद ले रही है और जानबूझकर फ्रेंडली फायर में वैगनर सैनिकों को निशाना बनाया गया। 23 जून 2023 को वैगनर ग्रुप मार्च करना स्टार्ट करता है, जिसे मार्च ऑफ जस्टिस कहा गया। रोस्टोव ऑन डॉन में मिलिट्री हेडक्वार्टर सीज कर लिया गया और मॉस्को की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब रशिया में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए थे और ये पुतिन के लिए एक सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट बन गया था। वैगनर रिबेलियन के तुरंत बाद 24 जून 2023 को पुतिन ने नेशनल एड्रेस में कहा, जो भी गद्दारी करेगा उसे कठोर सजा मिलेगी। Все, кто сознательно встал на путь предательства,
кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. पुतिन के बेहद करीबी बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से फोन पर बात करके रिबेलियन को खत्म करने और सिविल वॉर रोकने का समझौता करवाया। इसके बदले प्रिगोजिन को बेलारूस में एग्जाइल मिलेगा। वैगनर कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और कुछ यूनिट्स को रशियन मिलिट्री में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। रिबेलियन के ठीक 24 घंटे के भीतर मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर पहले ही उसे रोक दिया गया। लेकिन 2 महीने बाद 23 अगस्त 2023 को मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट टीवर ओब्लास्ट के पास क्रैश हो गया, जिसमें येवजेनी प्रिगोजिन, दमित्री उत्किन समेत वैगनर ग्रुप के 8 टॉप कमांडर्स की डेथ हो गई। यूएस और वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने इस क्रैश के पीछे पुतिन का हाथ बताया। इसके बाद वैगनर के हेडक्वार्टर पर रेड हुई। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कुछ को बेलारूस भेज दिया गया और कुछ अब भी अफ्रीका में वैगनर के ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, रशिया की नई मिलिट्री आइडेंटिटी के अंदर। इतना सब होने के बाद भी रशिया ने ऐसे पीएमसी ग्रुप्स को शट डाउन करने का नहीं सोचा और 2024 की शुरुआत तक वैगनर कॉन्ट्रैक्टर्स को अफ्रीकन कॉर्प्स में इंटीग्रेट कर लिया गया। तो सवाल यह है, क्या दुनिया के सभी लीडर्स को मिलकर रशिया की शैडो वॉरफेयर पॉलिसी का विरोध नहीं करना चाहिए? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।